औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमजीटी 501 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की असाइनमेंट नंबर 1 को। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट है वो 2 अगस्त 2021 है और इसके टोटल नंबर आपके 10 हैं और इसकी जो वेटेज है वो 7 है। मतलब कि 7% आपके इस जीडीबी के मार्क्स ऐड होंगे आपका जो फाइनल टर्म का रिजल्ट बनेगा उसमें। ठीक है, तो वैसे ये 4% या 5% होती है, लेकिन इस असाइनमेंट की ये यहाँ पे 7% है। ठीक है, तो वेटेज को भी आपने अपने माइंड में रखना, मतलब कि 7% कम नहीं है। ठीक है, इसमें इसमें आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद आपके ये नंबर फाइनल टर्म में जमा होंगे। ठीक है, और बाकी यहाँ पे हम इन केसेस को रीड करने से पहले यहाँ पे इसकी जो इंस्ट्रक्शंस है उसको रीड करते हैं। इसमें कोई खास बात नहीं है क्या, या यानी कि जिस तरह आपको पता है कि एमएस वर्ड में आपको बनानी है। ठीक है, उसके बाद टाइम्स न्यू रोमन आपका फॉन्ट साइज़ और सॉरी फॉन्ट का जो नेम है वो टाइम्स न्यू रोमन या फिर एरियल ब्लैक, और उसके बाद फॉन्ट साइज़ आपको 12 होना चाहिए। और बाकी इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। तो अब हम यहाँ से रीड करते हैं इसके सिनेरियोस को। ठीक है, जी व्यूअर्स, तो ये आपका सॉल्यूशन फ़ाइल है, इसमें हम अब आ चुके हैं और इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपके टोटल नंबर 10 हैं और 3 नंबर आपके केस 1 के होंगे। ठीक है, 3 नंबर आपके केस 2 के हैं और 4 नंबर आपको केस 3 के मिलेंगे। मतलब कि टोटल आपके 10 नंबर इस तरह के होंगे। 3 नंबर केस 1 के, 3 केस 2 के और 4 नंबर आपके केस 3 के होंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आपने केस को समझना है और उसके बाद जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले केस 1 क्या है कि इन स्मॉल नो फॉर्मल अप्राइजल सिस्टम इज़ प्लेस्ड, कि एक स्मॉल बिजनेस के अंदर फॉर्मल जो अप्राइजल सिस्टम है वो प्लेस नहीं है, उसकी कोई यानी कि वो वहाँ पे यूज़ नहीं किया जा रहा। एन एम्प्लॉय हु कंप्लीटेड ऑल द असाइन टास्क मेड मेजर मिस्टेक जस्ट बिफोर द एनुअल अप्राइजल, कि एक एम्प्लॉई है। ठीक है, वो क्या करता है कि उसने पूरे साल में जितने उसको टास्क दिए गए हैं उसने उसने यानी कि हु कंप्लीटेड ऑल द असाइन टास्क मेड ए मेजर मिस्टेक, यानी कि उसको जितने पहले टास्क दिए गए थे वो उसने कंप्लीट किए हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि साल से यानी कि जो एनुअल अप्राइजल एक यानी कि एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल एक होती है जिसमें यानी कि आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है। तो उसमें उन्होंने यानी कि उस एनुअल अप्राइजल से पहले वो जो एम्प्लॉय था उससे गलती हो गई है, एक बड़ी गलती हो गई, मेजर मिस्टेक इन्होंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद कंसिक्वेंटली हिज सुपरवाइजर रेटेड हिम नेगेटिवली। ठीक है, तो उसके बाद जो उसका सुपरवाइज़र है वो उसको नेगेटिव यानी कि नेगेटिवली उसको रेट करता है। उसके बाद एंड ही कुड नॉट गेट फाइनेंशियल बेनिफिट, और इस तरह फिर वो फाइनेंशियल बेनिफिट यानी कि जो माली फ़ायदे होते हैं वो उसको नहीं मिलते हैं। उसके बाद द एम्प्लॉय वर्कड हार्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड वाज डीमोटिवेटेड आफ्टर द परफॉर्मेंस अप्राइजल। मतलब कि उसने पूरा साल, जो एम्प्लॉय है उसने पूरा साल बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आखिर में जब यानी कि ये एनुअल अप्राइजल होना था तो इससे पहले जाके बिल्कुल कहीं एंड पे जाके, इससे कुछ दिन पहले आप कह लें या कुछ वीक्स पहले आप कह लें, मतलब कि मोस्ट रिसेंट, तो बिल्कुल इसके करीब जाके उस जो एम्प्लॉय था उससे गलती हो गई है। उसके बाद उसी गलती की बेस पर जो उसका यानी कि सुपरवाइज़र था, जिसको आप यहाँ पे कहेंगे कि परफॉर्मेंस अप्राइजर। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्राइजल सिस्टम है, लेकिन जो सुपरवाइजर यानी कि जो आपकी परफॉर्मेंस को अप्राइज करेगा तो उसको यहाँ पे अप्राइजर कहा जाएगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आपने बताना ये कि आइडेंटिफाई द एरर एंड एक्सप्लेन। अब आपने बताना है कि इसमें एरर कौन सा हुआ है और उसके बाद आपने एक्सप्लेन करना है कि इसमें जो एरर हुआ है यानी कि जो एरर आपने सेलेक्ट किया है वो एरर आपने क्यों सिलेक्ट किया और उस एरर को सिलेक्ट करने की यानी कि वजूहत क्या हैं। उस बाद यहाँ पे हम देखें तो मैंने इसको एरर को आइडेंटिफाई किया एज अ रीसेंसी एरर। रीसेंसी एरर का दूसरा नाम एक होता है रिसेंट परफॉर्मेंस एरर, भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब रीसेंसी एरर क्या होता है? रीसेंसी एरर एक ऐसा एरर होता है कि जिसमें आपकी परफॉर्मेंस को, ठीक है, यानी कि जिसकी आपकी परफॉर्मेंस को मोस्ट जो आपकी रिसेंट परफॉर्मेंस होती है उस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आपको रेट किया जाता है। चाहे आपको पॉजिटिव रेट किया जाए, चाहे आपको नेगेटिव रेट किया जाए, इसमें ये चीज़ शामिल नहीं होती कि आपने थ्रू आउट द ईयर कितना परफॉर्म किया है। इसमें मेन चीज़ ये होती है कि जो मोस्ट रिसेंट आपकी परफॉर्मेंस है। मतलब ये है कि मैं आपको एग्जांपल अगर आसान लफ्ज़ों में दे दूँ कि एक साल का पीरियड था, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। अब एक एम्प्लॉई है जिसने जनवरी से लेकर नवंबर तक, या आप ये कह दें कि नवंबर के हाफ तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन नवंबर के हाफ यानी कि नवंबर की 15 के बाद अब सिर्फ 15 दिन रहते थे और उस तक उसकी परफॉर्मेंस बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही है। लेकिन अब जो लास्ट 15 दिन है, या चले 15 की बजाय अब 10 कर लें, तो आखिरी 10 दिनों में अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो उस गलती की बुनियाद पर अब उसको जज किया जाएगा। अब जो दिसंबर के एंड पर मीटिंग होगी, ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो जब वो आखिरी यानी कि नवंबर के आखिरी दिनों में एक गलती कर देगा, हालांकि थ्रू आउट द ईयर उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और अब उससे कोई ना कोई गलती हो जाएगी तो उसके बाद उसको इस गलती की बुनियाद पर ही जज किया जाएगा। मतलब कि लाजमी बात है कि जब इस गलती की बुनियाद पर जज किया जाएगा तो उसको नेगेटिवली ही रेट किया जाएगा, अगर पॉजिटिवली रेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें जो रीसेंसी एरर है इसका मतलब ही यही है
कि इसमें आपको रीसेंट परफॉर्मेंस की बेस पर जज किया जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यही बात की है, इसमें जस्टिफिकेशन में आप देख सकते हैं। और इसमें कोई मैंने जो आपको बता दिया, मेन चीज़ इसमें यही है कि रीसेंट परफॉर्मेंस मतलब कि रीसेंट परफॉर्मेंस जो आपकी होती है मोस्ट लेटेस्ट, उस परफॉर्मेंस की बेस पर आपको जज किया जाता है। ठीक है, इसमें अगर आपकी परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ईयर अच्छी रही है, तो एट द एंड ऑफ यानी कि जब ये मीटिंग वगैरह होनी होती है, तो उससे तकरीबन 10-15 दिन पहले आपसे कोई गलती हो जाए, तो उसके बाद आपको नेगेटिवली रेट किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ उसी गलती की वजह से। और कई एम्प्लॉयज़ इस तरह करते हैं कि पूरा साल वो मेहनत नहीं करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब ये एनुअल यानी कि अप्राइजल होना होता है, तो उससे पहले जाके वो थोड़ी बहुत मेहनत कर लेते हैं, और उसके बाद उनको उस मेहनत की बुनियाद पर जो एंड पे जाके थोड़ी बहुत करते हैं, मतलब कि वो उनकी फिर लेटेस्ट या मोस्ट रिसेंट परफॉर्मेंस होती है, तो उसकी बुनियाद पर उसको जज किया जाता है। तो इस तरह ये यानी कि, लेकिन यहाँ पे ये एरर है, ये इस तरह होना नहीं चाहिए। होना इस तरह चाहिए कि जब यानी कि जो जिस तरह परफॉर्म करता है उसको उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जज किया जाए। ये नहीं कि उसने पूरा साल बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया है और एंड पे जाकर उससे अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको उस गलती की बुनियाद पर जज किया जाए, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो जब इस तरह हो रहा है तो ये एक एरर है, और कौन सा एरर है? रीसेंसी एरर। इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया कि रीसेंट परफॉर्मेंस एरर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन की है। ठीक है, इसको आपने अपनी वर्डिंग में करना है, यहाँ से आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी हुई है। ठीक है, ये एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, और इसमें ये देखें एग्जांपल कि एक एम्प्लॉई है थ्रू आउट ईयर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, मैंने आपको बताया भी है। तो उसके बाद उसको उसकी परफॉर्मेंस की बेस पर जज किया जाएगा। अब देखें जो हमारा केस 1 है, केस 1 के अंदर भी यही सिनेरियो है। ठीक है, उसने यही कहा है कि एक एम्प्लॉई है और थ्रू आउट द ईयर वो उसको जो असाइन यानी कि टास्क दिए जाते हैं, उसको असाइन किए जाते हैं, उनके ऊपर वो अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन बिल्कुल एंड पे जाके उससे कोई ना कोई गलती हो जाती है, और फिर उसका जो सुपरवाइज़र है वो उसको नेगेटिवली रेट करता है। ठीक है, नेगेटिवली रेट करने के बाद वो जो एम्प्लॉई है वो डीमोटिवेट हो जाता है, और इस तरह फिर उसको फाइनेंशियल जो बेनिफिट्स हैं वो भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि उसको नेगेटिवली रेट किया जा चुका है। ठीक है, उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं केस नंबर 2 को। केस नंबर 2 में देखें कि इन अ प्रोजेक्ट टीम देयर आर टोटल 10 मेंबर्स इंक्लूडिंग द टीम लीड। कि एक प्रोजेक्ट की टीम है, ठीक है, उसमें टोटल 10 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग द टीम लीड, और उसमें एक टीम लीड भी शामिल है, मतलब कि जो उन 10 मेंबर्स को लीड कर रही है। ठीक है, उसके बाद थ्री ऑफ देम एवरी एथेंटिस्टिक, ठीक है, हार्ड वर्किंग एंड रेडी टू टेक इनिशिएटिव वाइल, मतलब कि उसमें जो 3 हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं। ठीक है, और अपने काम को यानी कि ज़िम्मेदारी समझ कर करते हैं, और हर काम को टाइम पर, मतलब कि वो जो है वो हार्ड वर्कर हैं और हर काम को अच्छे से करने वाले हैं। उसके बाद वाइल अदर मेंबर्स आर सम हाउ रिलक्टेंट, जबकि जो और मेंबर्स हैं वो रिलक्टेंट हैं, कुछ मेंबर्स। ठीक है, उसके बाद इन एक्सेप्टिंग इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनफरादी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करने में कुछ और मेंबर्स रिलक्टेंट है, मतलब कि आप ये कह दें हिचकिचाहट का शिकार हैं, या उनसे सही काम नहीं हो रहा। उसके बाद वन ऑफ द टीम मेंबर डिड नॉट वर्क प्रॉपरली थ्रू आउट द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, और उन 10 में से सिर्फ एक बंदा एक ऐसा भी है जो कि पूरा यानी कि जितना ऐसा वो प्रोजेक्ट पे काम होता रहा, तो उसने हल्का सा भी काम नहीं किया, उसने कोई भी काम नहीं किया। ठीक है, उसके बाद द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड सक्सेसफुली विद इन बजटेड टाइम एंड कंस्ट्रेंट्स, मतलब कि उसकी परफॉर्मेंस जो एक बंदा था उसने परफॉर्म नहीं भी किया है, और 3 बंदों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उसके बाद बाकियों ने थोड़ा बहुत किया है, लेकिन ओवरऑल जो एक टाइम के अंदर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था तो वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर देखें तो इन द एंड वाइल असेसिंग द इंडिविजुअल्स, के बिल्कुल आखिर पे जब इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस को असेस किया जा रहा था, द टीम लीड यूज द ग्राफिकल रेटिंग स्केल एंड रेटेड ऑल मेंबर्स एट एन एवरेज लेवल। अब यहाँ से आपने थोड़ा समझना है कि जब उनकी परफॉर्मेंस हो गई है, परफॉर्मेंस ये थी कि एक बंदे ने, टोटल 10 लोग थे, एक बंदे ने वहाँ पे काम बिल्कुल किया ही नहीं है, कोई काम नहीं किया। उसके मुकाबले में 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने काम किया है और बहुत अच्छे से काम किया है, यानी कि एक हार्ड वर्कर, उन्होंने हार्ड वर्किंग किया है। और उसके बाद कुछ मेंबर्स ऐसे थे 10 में से जिन्होंने काम किया तो है लेकिन किसी हद तक किया है। अब क्या हुआ कि जो टीम लीड थी, मतलब कि टीम लीड जो इस पूरे 10 मेंबर को लीड कर रही थी, उसने अब आखिर में हर बंदे की परफॉर्मेंस को इंडिविजुअली असेस करना है कि एक बंदे ने कितना परफॉर्म किया, और उसको रेटिंग करनी है कि उसको यानी कि अच्छे नंबर देने हैं या बुरे नंबर देने हैं, मतलब कि उसको एक रिजल्ट बनाना है, उसकी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, आसान लफ्ज़ में आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद जो टीम लीड है वो क्या करती है कि वो तमाम मेंबर्स को 10 के 10 मेंबर्स को एवरेज स्केल में रेट कर देती है। एक एवरेज स्केल है, मतलब कि आप ये कह दें कि उस एवरेज स्केल पे टोटल 10 पॉइंट्स हैं। ठीक है, टोटल 10 पॉइंट्स हैं, और उसमें से जो टीम लीड है वो तमाम मेंबर्स को इंडिविजुअली 5-5 पे यानी कि 5-5 पॉइंट्स उसको दे देती है। टोटल 10, मैं आपको आसान समझा रहा हूँ
कि टोटल अगर यानी कि 10 पॉइंट्स हों, ठीक है, तो जो टीम लीड है वो हर मेंबर को 5-5 पॉइंट्स दे देगी। अब आपके ख्याल में क्या ये सही हुआ है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं हुआ, क्योंकि उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे यानी कि जिन्होंने काम थोड़ा बहुत किया है, कुछ ऐसे थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा किया, वो 3 थे, और उनमें से एक ऐसा था जिसने काम नहीं किया। लेकिन एट द एंड ऑफ यानी कि जब ये प्रोजेक्ट एंड हुआ तो उसके बाद अब जब टीम लीड इसको यानी कि कर रही है, टीम लीड जब इसको असेस कर रही है इंडिविजुअली हर बंदे को, तो उसके बाद अब क्या हुआ है, अब उन्होंने तमाम को 5-5 पॉइंट्स दे दिए आउट ऑफ 10। तो अब यहाँ पे गलती हुई है, क्योंकि देने तो उसको चाहिए थी कि जिसके यानी कि जिसने हार्ड वर्किंग किया है, उसको 10 में से वो 3 लोग थे, तो उनको 10 में से 9 नंबर मिलने चाहिए थे। उसके बाद जो यानी कि जिसने एक भी जिसने हल्का से भी काम नहीं किया उसको 1 या 0 मिलना चाहिए था, और जिसने कुछ ज़्यादा किया तो उसको 5-6। लेकिन टीम लीड ने क्या किया, उसने सबको ही 5-6 5-6 दे दिए। तो अब यहाँ पे एक एरर हुआ है, उस एरर का यहाँ पे क्या नाम है, सेंट्रल टेंडेंसी एरर। सेंट्रल टेंडेंसी एरर इसको कहा गया है। इस एरर में यही होता है कि जब भी आपकी परफॉर्मेंस को असेस किया जा रहा होता है, ठीक है, तो उसमें जो आपका असेसर होता है, मतलब कि अप्राइजर होता है, तो वो क्या करता है कि वो आपकी यानी कि हर बंदे को, चाहे वहाँ पे 2 बंदे हैं 3 बंदे हैं, उन सबको एवरेज यानी कि रेट कर लेते हैं। ना उनको ज़्यादा हाई लेके जाता है, ना उनको ज़्यादा लो लेके आता है। मतलब कि अब जैसे मैंने आपको बताया कि वो अगर अगर टोटल 10 पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो अब वो इस तरह भी तो कर सकता था कि सबको 9 पे कर देता, अगर करना ही था तो सबको 9 पे कर देता, या सबको 2-3 पे कर देता, लेकिन उसने इस तरह नहीं किया। उसने बीच वाला जो यानी कि सिस्टम है उसको पिक किया है, और सबको 5 पे या 6 पे रेट कर लिया है आउट ऑफ 10। तो मतलब है कि ज़्यादा हाई भी रेट नहीं करते हैं और ज़्यादा लो भी रेट नहीं करते हैं, लेकिन मिडल में रेट करते हैं। और मिडल में रेट करने के साथ साथ तमाम को इक्वली रैंक करते हैं। इक्वली हालांकि करना नहीं चाहिए, लेकिन इक्वली जब कर रहे हैं तो ये एक एरर है, और इसको कहा गया है सेंट्रल टेंडेंसी एरर, ठीक है। और ये कई दफ़ा जो एम्प्लॉय होते हैं अप्राइजल, ठीक है, या मैनेजर्स होते हैं, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि जब अगर वो एक एम्प्लॉय को 10 में से 9 नंबर दे देंगे, ठीक है, काम तो सब ने किया है, लेकिन और किसी ने नहीं किया, ये तो एम्प्लॉइज़ को पता है ना। लेकिन जब वो एक को 10 में से 9 नंबर देंगे, एक को 10 में से 6 देंगे, एक को 10 में से 2 देंगे, या 3 देंगे, तो इन 3 एम्प्लॉइज़ में लाजमी बात है एक किस्म का कॉन्फ्लिक्ट का जो सिनेरियो है वो पैदा हो सकता है, ठीक है। तो कई जो मैनेजर्स होते हैं और उसके बाद जो अप्राइजर होते हैं, ये परफॉर्मेंस असेस करने वाले तो ये उसको बाद में यानी कि तमाम एम्प्लॉयज़ को आपस में इक्वल रखते हैं। उनकी परफॉर्मेंस को, जो उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है, उसको नहीं देखा जाता, बल्कि उनकी यानी कि जो उन सबको इक्वली रैंक कर दिया जाता है आंखें बंद करके, ठीक है। तो ये एरर क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी एरर है। और यहाँ पर देखें तो मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया, आपने इसको देख लेना है और इसको आपने अपनी वर्डिंग में कर लेना है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखें तो मैंने तीन तीन इसके 3 पार्ट्स बनाए, आपने इसको देख लेना है। उसके बाद केस नंबर 3 में यहाँ से देखें, परफॉर्मेंस स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आर डिस्कस्ड इन सेमी एनुअली ड्यूरिंग एन अप्राइजल मीटिंग। कि परफॉर्मेंस की यानी कि जो अच्छी परफॉर्मेंस है वो भी, और जो कमज़ोरी हैं उनको भी डिस्कस किया जाता है एक सेमी एनुअल ड्यूरिंग एन अप्राइजल मीटिंग। सेमी एनुअल कहते हैं कि साल में, यानी कि जो साल के हाफ में, मतलब कि 6 महीनों बाद एक मीटिंग हुई है, उसमें स्ट्रेंथ भी डिस्कस की जा रही हैं और वीकनेसेस भी। उसके बाद रीजंस फॉर द गुड पुअर परफॉर्मेंस आर डिस्कस्ड। उसके बाद जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजूहत, और उसके बाद उनकी बुरी परफॉर्मेंस की वजूहत को भी डिस्कस किया गया है। उसके बाद एंड रेलिवेंट गाइडेंस इज़ प्रोवाइडेड एट दिस स्टेज। और उसके बाद एक रेलिवेंट, मतलब कि अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो भी उनको गाइडलाइन दी गई है कि आप मज़ीद अच्छा किस तरह कर सकते हैं, और जो कि बुरा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको भी गाइडलाइन दी, यानी कि उनको भी रेलिवेंट गाइडलाइन दे दी गई है कि अगर आप बुरा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है। उसके बाद द रिकॉर्ड ऑफ दिस अप्राइजल मीटिंग इज़ वेल मेंटेन्ड फॉर एनुअल अप्राइजल। तो इस मीटिंग में जो कुछ होगा इसका रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया जाएगा, ठीक है, एनुअल अप्राइजल के लिए, मतलब कि जो साल के बाद होगा। साल के बाद कौन सा, जहाँ पे जो हमने केस 1 रीड किया है कि साल के बाद जब आपकी परफॉर्मेंस को रेट किया जाएगा, तो उस टाइम के लिए यहाँ पे केस 3 में जो यानी कि हो रहा है, तो जो 6 महीने के बाद मीटिंग हो रही है, तो इसमें जो कुछ होगा इस सारी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, और फिर ये एनुअल परफॉर्मेंस जब आपकी होगी, एनुअल अप्राइजल होगा, तो उसमें इस परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको यानी कि रिजल्ट दिए जाएंगे। उसके बाद विच ऑफ द परफॉर्मेंस अप्राइजल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी मेट विद द हेल्प ऑफ अबव मेंशन फीचर्स। अब यहाँ पे आपने बताना है कि विच ऑफ द परफॉर्मेंस अप्राइजल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी मेट। तो इसमें कौन से यानी कि परफॉर्मेंस अप्राइजल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ अबव मेंशन फीचर, जो फीचर्स आपको बताएं, फीचर कौन से हैं, यही वाला है यहाँ से। ये परफॉर्मेंस रैंक, मतलब कि एक तो उनकी परफॉर्मेंस डिस्कस की जाती है, अच्छी परफॉर्मेंस है, बुरी है, वो सब डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो भी उनको गाइडलाइन दे दी जाएगी कि अगर आप मज़ीद अच्छे इस तरह करें। उसके बाद अगर वो बुरा कर रहे हैं तो भी उनको गाइडलाइन दी जाएगी। उसके बाद इस सारे रिकॉर्ड को मेंटेन भी किया जाएगा,
ताकि जो एनुअल यानी कि जो अप्राइजल होनी है तो उसमें ताकि इस चीज़ को देखा जाए और उसके बाद उनको जज किया जाए। ठीक है, इसमें आपने एक तो ये बताना है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके बाद हाउ दीज फीचर्स कैन हेल्प इन द मीटिंग द आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद ये फीचर जो अभी मैंने पढ़े हैं तो इन फीचर्स की मदद से ये फीचर्स किस तरह मदद कर सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो ऑब्जेक्टिव्स मैंने कुछ ये आइडेंटिफाई किए हुए हैं। ठीक है, हेयर आर द ऑब्जेक्टिव्स दैट कैन बी मेट। पहला क्या है, टू मेंटेन रिकॉर्ड्स इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कंपनसेशन पैकेज वेज स्ट्रक्चर सैलरीज राइजेस इट्स। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ एम्प्लॉय टू प्लेस द राइट मैन ऑन राइट जॉब। उसके बाद टू मेंटेन एंड असेस द पोटेंशियल प्रेजेंट इन अ पर्सन फॉर फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद इनको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ये बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में लिखूँ, आपको खुद ही इसकी समझ आ रही होगी। तो यहाँ पे ये मैंने टोटल यहाँ पे सात सात मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आपको बता दिए हैं। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट, ठीक है, आपने इस क्वेश्चन के भी आंसर देने यहाँ से जो है कि हाउ दिस फीचर्स कैन हेल्प इन मीटिंग द आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्टिव्स। तो ये फीचर्स कौन से फीचर, ये जो मैंने अभी आपको पढ़े हैं ये सारे फीचर किस तरह हेल्प करेंगे इन तमाम ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में। ठीक है, ये फीचर्स हैं यहाँ से लेके ये परफॉर्मेंस स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, तो ये सारे फीचर्स हैं किस चीज़ के हैं, ये फीचर्स हैं जी इस चीज़ के हैं, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है ये क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक। ये क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक है जिसमें सेमी एनुअल मीटिंग की जाती है और उसके बाद उसमें स्ट्रेंथ को भी डिस्कस किया जाता है, वीकनेसेस को भी डिस्कस किया जाता है, अच्छे पॉइंट्स को भी बुरे पॉइंट्स को भी, उसके बाद गाइडलाइन दी जाती है, उसके बाद जो रिकॉर्ड होता है उसको भी मेंटेन किया जाता है फाइनल अप्राइजल के लिए, मतलब कि जो एनुअली अप्राइजल होता है उसके लिए। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दी, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। और उसके बाद ये इसके फीचर्स हैं। फीचर्स किस चीज़ के हैं, ये मैंने अभी आपको बताया कि क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक के ये फीचर्स हैं। तो इन फीचर्स को आपने अपने माइंड में रखते हो, ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बता दिए, ऑब्जेक्टिव्स ये हैं और इन फीचर्स को आपने अपने माइंड में रखना है। इन फीचर्स को देखते हुए ये फीचर्स किस तरह हेल्प कर सकते हैं इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में। ठीक है, ये वाले जो फीचर्स हैं ये किस तरह हेल्प करेंगे इन फीचर्स को पूरा करने में, यहाँ पे मैंने यही बात किया है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लेन करता तो ये काफ़ी लंबी और डिटेल हो जानी थी। ठीक है, इसलिए मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ और आइडिया आपको ऑब्जेक्टिव्स के बाद मिल गया है कि ऑब्जेक्टिव्स ये हैं। अब सिंपली आपने करना क्या है, आपने यहाँ से इसको देखना है, इसके जो फीचर्स हैं इसको देखना है, इसको पढ़ना है और उसके बाद ये जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स बताए इनको आपने पढ़ना है और इन दोनों का आपने मिक्सअप कर लेना है। मतलब कि अब यहाँ पे जो पहला ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है कि टू मेंटेन रिकॉर्ड्स इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कंपनसेशन पैकेज वेज स्ट्रक्चर सैलरीज राइजेज इटसी। अब ये एक ऑब्जेक्टिव है, इसको पूरा करने में ये वाले फीचर्स किस तरह मदद करेंगे ये आपने यहाँ पे बता देना है। तो यहाँ पे आपने काफ़ी डिटेल में वैसे नहीं बताना। ठीक है, यहाँ पे मैंने टोटल ये 7 ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं और आपने हर 2-2 3-3 लाइनों में 2-2 इकट्ठे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको डिस्कस कर लेना है इन द लाइट्स ऑफ केस 3। ये केस 3 आपके इसके फीचर्स हैं और इन फीचर्स को माइंड में रखते हुए आपने इन ऑब्जेक्टिव मतलब कि आपने बताना सिर्फ ये है कि ये जो फीचर मैंने आपको बताए इन फीचर्स को पूरा करने में ये जो फीचर्स आपको दिए गए हैं, ठीक है, इन ऑब्जेक्टिव्स को, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको पूरा करने में ये वाले फीचर्स किस तरह हेल्प करेंगे ये आपने यहाँ पे बता दें। मैंने यहाँ पे लिखा कि यहाँ ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बता दिया, आपको आपने सिंपली इन ऑब्जेक्टिव्स को यानी कि केस 3 की डिस्क्रिप्शन कंबाइन करके लिखते जाना है। ठीक है, उसके बाद जस्ट आपने बताना ही है कि जो हमने ऑब्जेक्टिव्स हमने बताए हैं इसको पूरा करने के लिए केस 3 की डिस्क्रिप्शन आपको हेल्प किस तरह करेगी, सिंपल एज डैट। ठीक है व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावा बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आइंदा जितनी भी वैसे वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको उसका फ़ायदा हो सके।